हेलो, वेलकम बैक टू दोस्तों। आपका एजुकेशनल स्टार 4.4 में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली कक्षा में हम केमिस्ट्री पार्ट 1 की चर्चा किए थे। उसी टॉपिक को फिर हम नेक्स्ट आगे क्लास में पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। तो इसको देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए ही होंगे। हमको आशा है, पूरा आशा है कि आप किए होंगे। तो फिलहाल आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हमसे संभव हुआ तो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक भी दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उस दिन हम लोग जो चर्चा किए थे, केमिस्ट्री पार्ट 1 में, चर्चा किए थे कि तत्वों को यानी पदार्थों का जो वर्गीकरण है, पदार्थों का वर्गीकरण कितने तरीके से किया जाता है। पदार्थों का वर्गीकरण में हम बताए थे कि पदार्थों का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है और उसको जितने भागों में हम डिवाइड किए थे उसकी चर्चा हम पिछले बार कर चुके हैं, इसलिए अभी हम फिलहाल आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हम उसमें बताए थे कि ठोस द्रव गैस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ठोस द्रव गैस टॉपिक को ही आज हम आगे चर्चा करेंगे। और कल हम इसके बारे में थोड़ा बहुत बता भी चुके थे कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। तो ठोस के बारे में हम लोग जानेंगे कि देखिए, ये जो ठोस है हमारा, ठोस वैसे पदार्थ होते हैं जिसकी आकृति और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये चीज़ हम कल भी बताए थे, लेकिन आज इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को फिर से रिवाइज और रिमेमराइजिंग हो सके। तो देखिए, वैसे पदार्थ जिसका आकृति एवं आयतन जो होते हैं निश्चित होते हैं। जैसे आप पत्थर ले लीजिए, दीवार ले लीजिए, बहुत है। मेरा एग्जाम्पल तो हम जैसे 3 दिए, आप 1000 भी एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। वैसा पदार्थ, ऐसा आपको देखना है कि वैसा पदार्थ को हम चुनेंगे ठोस में या रखेंगे वैसे पदार्थ को जिसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। अब देखिए, द्रव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। द्रव वैसे पदार्थ होते हैं जिसकी आकार क्या होते हैं, आकार जब भी होगा उसका अनिश्चित हो जाएगा और आयतन हमेशा निश्चित रहेगा। इसको समझाने के लिए पहले आप लोग ये जान लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास 5 लीटर दूध है। 5 लीटर दूध है, अगर हम उसको मान लीजिए कि 5 लीटर दूध को किस चीज़ में रखेंगे, लोहिया में रखेंगे तो वो अपना आकृति में परिणत हो जाएगा। और उसी चीज़ को हम दूसरा बर्तन में रखेंगे तो उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। लेकिन 5 लीटर का वो जो हमारा दूध था वो 5 लीटर का ही रहेगा। इसलिए आकृति हमारा चेंज हो सकता है और आयतन हमारा चेंज नहीं हो सकता। इसलिए हमारा आयतन जो है वो निश्चित रहेगा और आकृति अनिश्चित रहेगा। सबसे पहले हम इसका उदाहरण पानी लिए हैं, दूध लिए हैं, पेट्रोल लिए हैं। पानी क्यों लेते हैं? क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और हमारी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा पानी होती है। पानी के बाद ही हम दूध का यूज करते हैं। ये देखिए, मेरा कॉमन है कि हम अपना एग्जांपल लिए हैं। आप अपने मन से जितने भी द्रव हैं, ऐसा नहीं जरूरी है कि पानी लिखे तो आप भी याद कीजिए पानी ये द्रव होता है। पानी जैसे हुआ, दूध हुआ, पेट्रोल हुआ, ले लीजिए किरासन तेल लीजिए, फलना लीजिए, चिलना लीजिए, बहुत है। अब देखिए, हम लोग गैस के बारे में बताएंगे कि वैसे पदार्थ जिसकी आकार एवं आयतन अनिश्चित होते हैं। देखिए, इसकी आकृति और मतलब आकृति जो होती है और आयतन जो होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। मान लीजिए गैस सिलेंडर तो देखे होंगे, उसका जो है आकृति, आप मान लीजिए उसको बड़ा बर्तन में था, उसको फिर छोटा बर्तन में किए, उसकी आकृति हमेशा चेंज होती रहेगी। मान लीजिए थोड़ा सा भी लीक किया उसमें, मान लीजिए आपके गैस में जब वो ढालेगा तो थोड़ा बहुत मान लीजिए गैस उड़ ही जाएगा, तो उस मतलब आयतन में भी कमी आ ही जाएगा। इसलिए इसका देखिए उदाहरण है ऑक्सीजन है, मीथेन है, मान लीजिए हमारा जो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन जो भी होता है गैस में, वो सब भी एक तरह का गैस ही है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये सब जो चर्चा करें किया, ये सब सिर्फ बेसिक चीज़ है। ये सब जो चीज़ है आप लोग को, हमको लगता है कि बेसिक चीज़ जो है फिलहाल 9th की चीज़ है, उससे भी मान लीजिए नीचे क्वालिटी की चीज़ें हैं। हम आज जो मेन टॉपिक, इसमें मुख्य बिंदु जो BBI हम लिखे हैं, ये हमारा त्रिक बिंदु है। त्रिक बिंदु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि त्रिक बिंदु आखिर होता क्या है। त्रिक बिंदु देखिए, वैसा तापमान होता है। क्या होता है? एक प्रकार का त्रिक बिंदु जो होता है तापमान होता है। वैसा तापमान होता है जिसका ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है। त्रिक बिंदु में क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस जो होती है वो तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है। इसको समझाने के लिए पहले देखिए, ठोस, द्रव, गैस पे ही हम लोग आगे चलेंगे। बर्फ जो होता है एक ठोस होता है, और ठोस किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक प्रकार का ठोस जो होता है वो बर्फ का रूप लेता है। तो बर्फ जो है हमारा वो ठोस है। जब उसको हम हीट करेंगे यानी ताप देंगे तो वो हमारा जल बनेगा। बर्फ को जब हम हीट करेंगे
तो वो क्या हमारा हो जाएगा, जल होगा। जब जल हो गया तो ये हमारा द्रव अवस्था हो गया। और फिर जब जल को हम गर्म करेंगे तो हमारा वाष्प बन के उड़ जाएगा, यानी गैस हो गया वो। देखिए जब हम बर्फ को गर्म करेंगे तो हमारा जल होगा, और जब हम जल को गर्म करेंगे तो हमारा वाष्प होगा। अब फिर वही मतलब रिसाइकिल बिन, जैसे कि आप लोग मानते हैं जानते हैं कि जैसे हम लोग फोटो खींचे उसको डिलीट कर दिए तो वो रिसाइकिल बिन में चल गया, फिर रिसाइकिल बिन में जाके रिस्टोर कर देते हैं, फिर वही चीज़ आ जाता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो वाष्प यानी गैस है उसको हम ठंडा करेंगे। इधर से अभी गर्म करते जा रहे थे, अब उधर से ठंडा करते आएंगे। जब वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो हमारा जल बन जाएगा, और फिर वही जल को फिर ठंडा करेंगे और तो हमारा बर्फ का रूप ले लेगा। यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत? चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल हम चलते हैं कि तीनों अवस्थाओं के अध्ययन, तीनों अवस्थाओं को, ये जो हमारा ठोस, द्रव और गैस है, ये तीन अवस्थाएं जो है इसके बारे में अध्ययन, यानी कि अध्ययन बोलिए, तुलना बोलिए, जिस तरीका से आप लोग को समझना हो समझ सकते हैं। ये तीन अवस्थाओं का अध्ययन जो है हम मुख्यतः 6 तरह से करेंगे। उसमें देखिए पहला जो हमारा है घनत्व है। घनत्व जो है, घनत्व देखिए ठोस का सबसे ज्यादा घनत्व होता है, द्रव का घनत्व उससे कम होता है, गैस और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठोस का घनत्व अधिक क्यों होता है। ठोस का घनत्व इसीलिए होता है क्योंकि उसके जो अणु होते हैं मतलब कि बहुत नज़दीक होते हैं, उसके बीच जो स्थान होता है बहुत कम होता है, यानी कि ठोस के अंदर जो अणु की मतलब कि डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, इसलिए ये ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है। जिसका अणु निकट हो उसका घनत्व हाई होगा, और जिसका अणु दूर होगा उसका घनत्व कम होगा। जैसे ठोस का अणु पूरा नज़दीक होगा, यानी उसके बीच या यूँ समझ लीजिए कि स्थान बिल्कुल नहीं के बराबर हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पत्थर के कभी बीच देखें कि उसके अंदर कोई स्थान होता है, नहीं होता है। उसके बाद देखिए द्रव में थोड़ा बहुत अंतर होता ही है। जैसे आप पानी जब भी गर्म करते होंगे देखते होंगे उसमें बुलबुला हो जाता है, जब बुलबुला उसमें आता है तो थोड़ा बहुत उसमें अंतर आ ही जाता है। जैसे बुलबुला हुआ तो वो अंतर स्थान छेक ही लेता है। उसके बाद गैस का तो आप उसका चर्चा ही मत कीजिए, क्योंकि उसका इतना दूर होता है कि थोड़ा सा पैसे किए बस उड़ गया, गैस पता नहीं चलेगा कहाँ क्या हो गया। अब देखिए हम आणविक आकर्षण बल के आधार पर चर्चा करेंगे कि ठोस द्रव गैस कैसे बांटेंगे। आणविक आकर्षण बल ठोस में ज्यादा होगा, द्रव में उससे कम होगा, गैस में उससे कम होगा। अब देखिए अगर हमारा अणु नजदीक सटा हुआ हो, अगर हमारा अणु नजदीक सटा हुआ हो तो उसका आकर्षण बल, अब देखिए नजदीक सटा रहेगा तो आकर्षण बल उसका ऑटोमेटिक है कि ज्यादा होगा ही होगा। अब मान लीजिए जैसे आप दो भाई साथ रहते हैं तो उसी में झगड़ा होगा, अगर दूर रहिएगा तो झगड़ा होगा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कि उसका झगड़ा करने की बात अलग है, या कहने का मतलब कि अणु पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अणु अगर नजदीक रहेगा तो हमारा आकर्षण बल भी उसका अधिक होगा, और द्रव का उससे कम होगा, गैस का भी उससे कम होगा। अब देखिए तीसरा हम प्रसार के बारे में, प्रसार का बहुत ही अहम योगदान होता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं प्रसार मतलब एक तरह का यूँ समझ लीजिए, प्रसार का मतलब होता है फैलना, कोई भी चीज़ कितना फैल सकता है। अब देखिए ठोस को हम किस तरह फैला सकते हैं, नहीं फैला सकते, ठोस को नहीं फैला सकते हैं। द्रव को कुछ हद तक हम फैला भी सकते हैं, लेकिन गैस का तो बातें छोड़ दीजिए। उसको आप जैसे बैलून फुलाते होंगे, जैसे वो बैलून जिसमें कि हीलियम भरा जाता है, वो सब गैस को छोड़ दीजिए ऊपर उड़ते रहता है, उसका प्रसार बहुत हाई होता है गैस का, और उससे कम किसका होता है? द्रव का, और सबसे कम ठोस का। उसी प्रकार प्रसार में जो है सबसे ज्यादा हमारा गैस का होगा, उससे कम द्रव का होगा, उससे कम ठोस का होगा। तो फिलहाल आप लोग, हमको आशा है कि यहाँ तक समझ गए। अभी देखिए हम लोग जो है ना 3 तक ही चर्चा किए हैं, अभी 3 मतलब कि 3 इसका अध्ययन जो है अभी और बाकी है। तो फिलहाल आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए आप लोग को आशा है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए हम घनत्व, आणविक आकर्षण बल, प्रसार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब आगे विसरण की ओर चर्चा करेंगे। तो विसरण जो होता है पदार्थों में, जो जैसे ठोस, द्रव और गैस में, गैस को जो है विसरण के आधार पर हम कैसे वर्गीकरण करेंगे या उसके अध्ययन को कैसे हम जानेंगे। तो गैस में जो होता है विसरण सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सबसे कम, उससे कम मतलब कि द्रव में होता है, सबसे कम ठोस में होता है। अब गैस में सबसे ज़्यादा विसरण क्यों होता है? अब देखिए जिसका प्रसार ज़्यादा होगा वो वही विसरण सबसे ज़्यादा करेगा। जिसका प्रसार यानी कि जो मतलब कि जिसका अणु दूर होगा वही सबसे ज़्यादा प्रसार करेगा, और जो सबसे ज़्यादा प्रसार करेगा उसी का सबसे ज़्यादा विसरण होगा। तो जैसे हम लोग देखें प्रसार सबसे ज़्यादा किसका है? गैस का है, तो विसरण भी हमारा गैस का होगा ज़्यादा। उसके बाद अगर उससे कम किसका है? द्रव का, तो द्रव का विसरण उससे मतलब कि कम होगा, यानी गैस की अपेक्षा जो विसरण होगा वो हमारा द्रव का कम होगा। उसके बाद उससे कम किसका होगा? ठोस का। अब आगे हम करेंगे
गतिज ऊर्जा के बारे में चर्चा। गतिज ऊर्जा में देखिए गैस का गतिज ऊर्जा अधिक, द्रव का उससे कम, ठोस का उससे कम। अब कहिएगा गतिज में गैस क्यों आगे है, यानी गैस की गतिज ऊर्जा जो है वो आगे क्यों है, यानी गैस की गतिज ऊर्जा हाई क्यों है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, आप लोग ये जानते होंगे दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गैस में इसलिए अधिक होता है क्योंकि उसका अंतराण्विक मान लीजिए अंतराण्विक स्थान जो होता है वो बहुत दूर दूर होता है, उसका प्रसार भी अधिक होता है, विसरण भी अधिक होता है। जब विसरण ज़्यादा दूर करेगा यानी विसरण अधिक होने का मतलब क्या, वो गति में है, गति में आएगा, यानी गति में आएगा तो उसका गतिज ऊर्जा अधिक होगा। अब मान लीजिए कि गैस कहीं लीक हो जाता है तो वो उसका मतलब कि क्या हो जाता है, वो गति में आ जाता है, और गति में आने के बाद वो इतना गति में आ जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कितना गति में हुआ है। उसके बाद द्रव भी एक तरह, द्रव को मान लीजिए आप मान लीजिए कि ऊपर से नीचे मान लीजिए पानी गिरा रहे हैं तो वो भी हमारा मान लीजिए कि गतिज ऊर्जा में परिणत होता है। उसके बाद ठोस को आप मान लीजिए ईट यहाँ से गिरा रहे हैं तो वो ईट डायरेक्ट नीचे गिर जाता है, पानी को गिराइएगा धीरे धीरे नीचे गिरेगा, और गैस का तो खैर कह ही नहीं सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा जो है गतिज ऊर्जा गैस का है, उससे कम द्रव का है, उससे कम ठोस का है। उसके बाद अंतराण्विक स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अंतराण्विक स्थान और आणविक आकर्षण बल। इसमें देखिए सेम टू सेम इसका उल्टा अंतराण्विक स्थान होता है। अंतराण्विक बल जिसका सबसे ज़्यादा, उसका अंतराण्विक स्थान सबसे कम। अब देखिए सबसे अगर सटा सबका अणु सटा है तो उसका आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल जो होता है वो अधिक होता है। अब सटा जब ये है तो उसका स्थान तो दूर दूर मान लीजिए, उसका स्थान मान लीजिए जिसका सटा हुआ है, आकर्षण बल उसका मान लीजिए कि क्या है, जब अणु सटा हुआ है तो उसका आकर्षण बल मान लीजिए हाई है, माना क्या है वो ये है। आकर्षण बल अगर ठोस अधिक क्यों है, क्योंकि इसका जो है अंतराण्विक स्थान इसके पीछे बहुत कम है, यानी कि जो चीज ठोस में होगा वो इसमें यानी जिसका आकर्षण बल अधिक होगा अंतराण्विक स्थान बिल्कुल उससे कम हो, मान लीजिए जस्ट विपरीत है। इसी प्रकार सीधा आप ए को याद रखिए, दूसरा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा इसको इधर से रिवर्स कर दीजिए, इधर से लिख दीजिए, यही चीज हो गया। यानी जिसका अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होगा और उसका अंतराण्विक स्थान जो होगा कम होगा। अब देखिए इस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए ये हमारा ठोस है, इसका अणु हमारा सटा हुआ है, अणु जो है हमारा सटा हुआ है, इसलिए इसका अब देखिए जब सटा हुआ है तो इसके बल ज़्यादा लगेगा, इसका जब ज़्यादा बल लगेगा तो इसका क्या होगा, प्रसार बहुत कम होगा। उसी प्रकार इसका प्रसार क्या होगा, द्रव है इससे कम है ना, तो इसका मान लीजिए प्रसार उससे ज़्यादा होगा। इसका प्रसार बिल्कुल नहीं होगा, प्रसार इसका उससे ज़्यादा होगा, और इसका प्रसार जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। और इसका विसरण और प्रसार लगभग सेम चीज़ है, जिसका प्रसार ज़्यादा उसका विसरण भी ज़्यादा होगा, और जिसका प्रसार सबसे कम और उसका विसरण भी सबसे कम होगा। अभी हम लोगों ने पदार्थ के 3 अवस्थाओं के बारे में ही चर्चा की है। तो पदार्थ की अब देखिए 2 अवस्थाएं और आ गए, इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त 2 अवस्थाएं और हैं। उसका नाम क्या है, चौथी अवस्था का नाम हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और 5वीं अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, चौथी अवस्था प्लाज्मा के कारण ही जो है हमारे सूर्य और तारे में ईंधन पाए जाते हैं। सूर्य और तारों में जो ईंधन होता है, यानी हमारा सूर्य और तारे जो चमकते हैं, एक तरह मान लीजिए सूर्य और तारे चमकते हैं वो किसी और वजह से, लेकिन उसमें जो ईंधन होते हैं मुख्यतः हमारे प्लाज्मा के कारण ही होती है। तो देखिए पदार्थ, पहला हम लोग केमिस्ट्री पार्ट 1 में चर्चा किए थे मतलब कि पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। पदार्थों का वर्गीकरण आज हमारा यहाँ तक में समाप्त हो चुका है, और आगे जो हम पार्ट 3 लेकर आएंगे उसमें मान लीजिए परमाणु संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, गुड बाय। आगे से आशा करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह हमारे उत्साह को जागृत करते रहिएगा। थैंक यू।